नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1, जिसका नाम है माता का आंचल। तो ये पाठ हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी एक एक पंक्ति को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। लास्ट 2 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज हम भी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगर पाठ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये हमने अपने लास्ट 2 सेशंस पहले ये पाठ अपना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है माता का आंचल। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भोलानाथ है, उन्होंने अपने और अपने पिताजी के विषय में बताया है कि किस तरह से दोनों जो है एक दूसरे के साथ खेला करते थे, एक दूसरे के साथ समय जो है व्यतीत किया करते थे। और बिल्कुल जो भोलानाथ है, उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह एक तरह से सुबह-सुबह उठ जाते थे, नहाते थे, धोते थे और अपने सर पर ललाट पर चौड़े त्रिपुंड का तिलक करते थे, ललाट पर विभूत रमाते थे, सिर में उनके लंबी-लंबी जटाएं थी और विभूत रमाने पर वे खासे बम्बोला बन जाते थे। और इस तरह से उन्होंने आगे भी अपने पिताजी और अपने बारे में बताया कि किस तरह से वो उनके पिताजी जो है उनको नदी के किनारे लेकर जाते थे, जब मछलियों को वो दाना खिलाते थे। तो भोलानाथ ये सब देखकर भी बहुत ज्यादा खुश होते थे और रास्ते में आते वक्त वो भोलानाथ को पेड़ों की झुकी हुई डालियों पर झूला झुलाते थे। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि कभी-कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और वो स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और फिर हम उन्हें पछाड़ देते थे। और उनकी माँ ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति यहाँ पर कही थी, जब उनके पिताजी बच्चे को भोजन करा रहे थे और वो अच्छे से भोजन नहीं करा पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब खाएगा बड़े-बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब खाएगा बड़े-बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी कि उन्होंने कहा कि जब तुम बड़े-बड़े कौर खाओगे, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से बच्चे को खाना खिलाया जाता है, किस तरह से बच्चे को बड़े-बड़े कौर खिलाने चाहिए, जिससे कि उसके शरीर पर वो खाना लगेगा और एक दिन वो क्या होगा, बहुत एक तरह से हष्ट-पुष्ट इंसान बनेगा और जिस टाइम पे उसको ज़रूरत होगी अपने शरीर की, यानी कि मेहनत करने की ज़रूरत होगी और वो उस हिसाब से मेहनत कर पाएगा। तो इस तरह से वह थाली में दही भात सानती हैं और अलग-अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि के बनावटी नामों के कौर बनाकर वो भोलानाथ को खिलाती हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, जब चिड़िया के जो कौर हैं वो चट कर जाती थी, तब भोलेनाथ जी के बापूजी कहते कि अच्छा लगता है राजा, अब तुम जाओ और खेलो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम खेलने कूदने लग जाते थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर से अपने खेलों को डिस्कस किया है। जैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे तमाशे करते थे और तमाशे भी ऐसे-वैसे नहीं, वो चबूतरे के एक कोने को नाटक के का घर बनाते थे और बाबूजी की चौकी पर बैठ जो जिस पर नहाते थे वो रंगमंच बनती थी और उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू बनते थे, पत्तों की पूरियां और कचौरियां बनती थी, गीली मिट्टी की जलेबी बनती थी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनते थे और ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत अलग-अलग तरह से वो क्या करते थे, कोशिश करते थे एक तरह से जो बहुत एक सामान्य सा
खेल बनाने की छोटी-छोटी चीज़ों से। और इस तरह से फिर वो थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बंद कर देते, फिर अपना घरोंदा बनाते थे और घरोंदे पर बनता था तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मोहड़े के चूल्हा चक्की और दिए की कढ़ाई। बापूजी की पूजा वाली आचमन उनकी करछी बन जाती थी। पानी का घी बनता था, धूल का पिसान बनता था, बालू की चीनी और हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोगों को ज्योनार बैठती थी। ज्योनार का अर्थ यहाँ पर बताया है कि एक तरह से जो भोज या दावत होती है ना, तो उसमें पंगतें बैठा करती हैं, लाइनें बैठा करती हैं। तो वो कहते हैं कि हम फिर एक तरह से जब मिठाई की दुकान हम बंद कर देते थे, तो उसके बाद हम ज्योनार यानी कि भोज रखते थे, दावत रखते थे और हम ही लोग दावत रखते थे और हम ही लोगों की दावत बैठती थी, यानी कि हम लोग ही बनाते थे, हम लोग ही बैठकर खाते थे। तो ये सब खेल-खेल में होता था। जैसे आपको मैंने बताया कि पूरी पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनती थी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनती थी और फूटे घड़े के बताशे बनते थे, तो यही सब चीज़ें उनके भंडारे में बँटता था। जब पंगत में जाती थी जब पंगत बैठ जाती थी, यानी कि जब बच्चों की जो पंक्ति है, लाइन है, ज्योनार के वक़्त यानी कि दावत के वक़्त, ये बच्चों के खेल में हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है? जैसे अभी आप क्लास 10th में हैं, तो आप भी काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से, काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप से जोड़ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है भोलानाथ खेल खेला करते थे, क्योंकि आप लोगों ने भी बचपन में इस तरह के खेल खेले होंगे कुछ। तो भोलानाथ यहाँ पर कहते हैं कि जब पंगत बैठ जाती थी तब बापूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जो लाइन जो पंक्ति होती थी उसके लास्ट में बापूजी भी बैठ जाते थे जीमने के लिए। और जैसे ही बापूजी को बैठता हुआ देखते तो वहां से हंसकर घरोंदे को बिगाड़कर चले जाते थे। और वो कहते वह भी हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते फिर भोज कब होगा भोलानाथ? यानी कि आज तो तुमने जो है पंगत पूरी बिगाड़ दी, नेक्स्ट टाइम का भोज कब होगा? तो इस तरह से वो कहते कभी-कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। तो देखिए बच्चों की जो खेल है, बच्चों के जो यहाँ पर उन खेलों को बताया गया है कि कभी-कभी हम लोग जुलूस भी निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता था और अमोले को घिसकर, अमोले यानी कि जो आम की गुठली होती है ना, आम की गुठली होती है उसे जब हम फेंक देते हैं, तो बरसात के समय में क्योंकि जहाँ-तहाँ जो है पेड़-पौधे उग जाते हैं, जितने भी बीज ज़मीन पर होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, हरियाली होती है चारों तरफ, तो वो जो आम की गुठलियाँ जो हमने फेंकी होती हैं, वो भी उग जाती हैं। और वो कहते हैं कि अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के कोने से एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने के दरवाजे पर लगती थी। वहीं पर काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुल्हे का कलसा सजता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर थोड़ी देर में आती थी। अब लौटते समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार यानी कि जो लाल जो एक तरह से पर्दा है, पर्दे के लिए जो कपड़ा डाला हुआ है, लाल कपड़ा वह डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर यानी कि पर्दा हटाकर दुल्हनिया का मुख तकने लगते, तो लेखक कहते हैं त्यों ही हम हंसकर भाग जाते। जैसे ही उनके पिताजी जो है उस ओहार को, उस पर्दे को हटाकर दुल्हनिया का मुख देखने लगते, तो वो कहते हैं कि हम उस टाइम पे फिर वहां से भाग जाते हंसकर। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। लेखक कहते फिर थोड़ी देर बाद फिर से लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती और की खेती की जाए। अब फिर से इकट्ठा होते और फिर से राय जमती कि अब खेती की जाए। और चबूतरे के एक छोर पर, चबूतरा जो था गोल, उसके एक कोने पर एक घिरनी गड़ दी जाती। उसके नीचे गली कुआं बन जाता।
मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता था और कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआट। बड़ी मेहनत से खेत बोए और पटाए जाते। फिर थोड़ी देर में ही फसल तैयार हो जाती, यानी कि फसल तैयार होने में भी देर नहीं लगती थी और हम हाथों हाथ फसल भी काट लेते थे। तो देखिए कितने सुंदर खेल हैं ये एक टाइम के। आज के समय में आप देखेंगे कि बच्चों के पास बिल्कुल भी इस तरह के खेल खेलने का ना तो समय है और ना ही उनको इस तरह के खेलों में अब इंटरेस्ट रह गया है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स या और भी बहुत सारी चीजों में व्यस्त हैं। यानी कि उनका जो जीवन है वो बिल्कुल एक तरह से इन्हीं सब चीजों के घेरे में आकर रह गया है। उनके पास घर से बाहर जो आउटडोर जो गेम्स होते हैं, बाहर जाकर खेलना। और देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी चीजें भोलानाथ ने बताई हैं कि सबसे पहले किस तरह से वो खेत जोता करते थे, किस तरह से वो मिठाइयों की दुकान सजाया करते थे, किस तरह से वो बारात निकालते थे, किस तरह से वो पंगत बनाकर भोज रखते थे। तो इतनी सारी चीजें जब बच्चे, बहुत सारे बच्चे आपस में बैठकर ये सारी चीजें करते हैं तो उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, जब वो खेल कूद करते हैं बाहर रास्ते में, ग्राउंड में, तो उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक हर तरह का विकास होता है। क्योंकि वो अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारी चीजें भोलानाथ और उनके साथियों ने की, वो सारी चीजें उन्होंने देख देख के ही की। यानी कि वो जो देखते हैं समाज में, जो देख रहे हैं अपने आसपास होता हुआ, वही वो कर रहे हैं। तो एक तरह से उनका सामाजिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है और खेल कूद से उनको भूख भी लगती है और जिससे वो अच्छे से भोजन करते हैं और उनका शारीरिक विकास भी अच्छे से होता है। लेकिन आज के टाइम में जो शहरों के जो बच्चे हैं, शहर में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो गेम है वो बिल्कुल केवल फोन, वीडियो गेम आदि से संबंधित हो गए हैं। उनके पास ना तो समय होता है कि बाहर खेलने जाने का और ना ही इस तरह से वो खेल खेलते हैं। तो आज के बच्चों में आप देखेंगे उनका जो एक तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक जो विकास होता है, वो बहुत कम होता है। वो बहुत ज़्यादा जल्दी से किसी से भी घुलते-मिलते नहीं हैं और उनको समाज की बहुत सारी रीति-रिवाज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। समाज में किस तरह कौन-सी चीज़ होती है और किस ख़ास तौर पे जो फसलें होती हैं या जो छोटी-छोटी दुकानों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ये बहुत कम चीज़ें लोगों को पता होती हैं आज के समय में। तो यही है कि बच्चों को कभी भी बाहर खेलने की अनुमति भी हमें देनी चाहिए, थोड़ा देर उनको बाहर भी निकालना चाहिए। भले ही टहलने के लिए निकालो या आस-पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए निकालो, तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं इनसे। तो यहाँ पर वो कहते हैं, काटते समय जब वो फसल काटते थे, तो काटते समय वो एक गीत भी गाते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। जब वो खेती करते थे, जब वो बीज बोते थे, तो उस टाइम पे वो एक गाना भी गाते थे कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। हमने ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर कियारी बोई है और इसमें जो कुछ भी उपजा है वो सब क्या है, हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से वो बोलते हैं और फिर फसल को एक जगह रखते हैं और उसको पैरों से रोंद कर उसमें से उसे पैरों से रोंदते हैं और उसमें से जो है बीज निकालते हैं। और उसके बाद कसोरे, कसोरे यानी कि एक मिट्टी का बर्तन होता है, डोंगे टाइप का होता है, एक छिलछिला बर्तन होता है मिट्टी का। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। एक तरह से मिट्टी का जो छिछला कटोरा होता है उसमें वो सूप बनाते थे, उसको सूप बनाते थे, यानी कि उसमें क्या करते थे, आपने देखा होगा सूप, जिसको पहाड़ के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा कि जिसमें धान की या गेहूं की सफाई की जाती है, उसको सूप कहते हैं। तो सूप बना लेते थे उसका और मिट्टी के दिए का तराजू बनता था
और फिर उसमें राशि तोलकर, यानी कि एक तरह से तोला जाता था। और इसी बीच जो है बापूजी आकर बैठ जाते थे और पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। उनके पिताजी कहते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो फिर से लेखक कहते कि बस फिर क्या, हम फिर से ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे जब फिर से पिताजी आ जाते थे और हमसे पूछते थे कि भोलानाथ कैसी रही तुम्हारी खेती इस बार की, तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से वो घुले मिले हुए थे अपने परिवार से, अपने मित्रों से। ऐसे ऐसे नाटक, लेखक कहते हैं ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। और बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी कि उस रास्ते से निकलने वाले जो लोग थे, वो कहते हैं कि वो भी कुछ देर वहां पर रुककर हमारे इन तमाशों को, हमारे इन खेलों को देख लिया करते थे। और वो कहते हैं जब भी हम लोग दरदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब हम कूद कूद कर चिल्लाने लगते। वो कहते हैं जब भी हम देखते कि ये लोग दरदरी के मेले में जा रहे हैं, तो हम कूद कूद कर चिल्लाते, चलो भाइयों दरदरी सत्तू पिसाने की मोटरी। चलो भाइयों दरदरी सत्तू पिसाने की मोटरी। वो कहते हैं अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तो खूब जोर से चिल्लाने लगते। वो कहते हैं अगर हम दूल्हे के आगे, दूल्हा पीछे पीछे चल रहा है पालकी के, और पालकी के आगे जब वो देख लेते हैं एक ओहारदार पालकी, ओहार यानी कि पर्दे वाली एक पालकी को देखते हैं, तो वो कहते हैं वो हम जोर जोर से चिल्लाते। क्या चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। बहुत ही बच्चों का अलग ही खेल चलता रहता था। और वो कहते हैं कि जब भी हम देखते तो हम कहते रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। और इस बार इसी पर एक बार वो कहते हैं बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़े दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जो मिट्टी के ढेले होते हैं ना, वो कहते हैं एक बार ऐसी एक बूढ़ा था दूल्हा, और उस बूढ़े दूल्हे के लिए जब हमने ये गाना गाया, तो उसने हमें बड़ी दूर तक खदेड़ा और ढेलों से मारा था, मिट्टी के ढेलों से। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। वो कहते हैं उस बूढ़े खसूट खब्बीस की सूरत हमें आज तक याद है। वो कहते हैं न जाने किस ससुर ने वैसा जवाई ढूंढ निकाला होगा, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो कहते हैं न जाने कौन से ससुर ने ऐसा जवाई अपने लिए खोजा होगा, ऐसे घोड़े जैसे मुख वाले आदमी को हमने कभी नहीं देखा। आगे कहते हैं आम की फसल कभी कभी खूब जब आंधी आती। देखिए जो गर्मियों का समय होता है, वसंत ऋतु में आम पे बौर आ जाती है, और बौर आने के बाद जो ग्रीष्म ऋतु आते आते उस पर छोटे छोटे जो है आम लग जाते हैं। और आप सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु का समय जो होता है वो आंधी और तूफान का होता है। अप्रैल मई के टाइम पे बहुत तेज आंधी चल रही होती है, और आम जो छोटे छोटे हैं वो लग जाते हैं, अमियां लग जाती है उन पर। तो कहते हैं ऐसे में जब आंधी आती तो आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद, यानी कि जैसे ही आंधी समाप्त होती, तो कहते हैं हम बाग की तरफ दौड़ पड़ते, और वहां से चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। यानी कि छोटे छोटे जो आम होते थे उनको तोड़ लेते और खाते थे। वो कहते हैं एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। एक दिन की बात है, आंधी आई और चली गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, और उसी टाइम पे आकाश जो है काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, और ठंडी हवा सनसनाने लगी। अब मेघ जो है वो गरजने लग गए, बिजलियां चमकने लगी, और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। वो कहते हैं पेड़ बहुत तेजी से इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जो है झूमने लगे और जमीन चूमने लगे, यानी कि झुक झुक कर नीचे गिरने लगे। तब वो कहते हैं हम जोर से चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई,
बरखा उधरे बिलाई। तो कहते हैं कि हम जोर से चिल्लाए। देखिए गांव का जो एक माहौल होता है उसमें सारी चीजें जो है अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से जुड़ी होती है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई एक बात होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों ने जितने भी किस्से सुनाए हैं सबके पीछे उन्होंने इस तरह का एक गीत की पंक्ति जरूर गाई है। यहाँ पर भी वो कहते हैं जब इस तरह से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तो कहते हैं हम जोर से चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो इस तरह से वो कहते हैं, लेकिन ना तो बरखा रुकी, ना और भी मूसलाधार पानी बरसने लगा। यानी कि वो कहते हैं हमने बहुत सारे जो जुमले बनाए रहते हैं, बहुत सारी तरकीबें बनाई रहती हैं, तो वो भी यहाँ पर काम ना आई, लेकिन बहुत सारा जो मूसलाधार पानी है वो एक तरह से बहने लगा। हम लोग आम के पेड़ की जड़ों के धड़ से सट गए। यानी कि जो आम के पेड़ की जड़ें हैं उनसे बिल्कुल सट गए, चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अटाई चिपक जाती है। कुत्ते के कान में अटाई, अटाई क्या होती है? जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर या और भी कोई जो जीव जंतु होते हैं, जैसे गाय होती है या भैंस होती है, तो उनपे जो छोटे छोटे एक तरह से चिपके रहते हैं कीड़े, उनको किलनी भी कहते हैं, अटाई भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा ज्यादातर जो घर में कैट होती हैं, पालतू बिल्लियां जो होती हैं, कुत्ते जो होते हैं, या बंदरों पर भी चिपकी होती हैं या फिर गाय भैंसों पर भी चिपकी होती हैं। तो कहते हैं क्योंकि अटाई जो होती है वो एक बार जब अपने पंजों से पकड़ लेती है तो वो क्या करती है, फिर वो निकलती नहीं है, वो बहुत जोर से चिपक जाती है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह से हम पेड़ की जड़ों से चिपक गए, उनके तनों से चिपक गए। और वो कहते हैं कि मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। वो कहते हैं बरखा जो है बहुत देर तक नहीं जमी, थम गई। और बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए। और जैसे ही बरखा जो है बंद हुई तो बहुत सारे बिच्छू निकल आए। और वो कहते हैं हम लोग डरकर भाग गए, हम लोग डरकर वहां से भाग गए। वो कहते हैं हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक जो लड़का था बैजू, वो बड़ा ही ढीठ था, यानी कि कोई भी काम करता था तो उसे जिद के मारे एक तरह से पूरा करता था। वो कहते हैं संयोग की बात है बीच में मूसन तिवारी मिल गए, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था और बैजून उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मूसन तिवारी जी थे वो मिल गए रास्ते में। और जो वो बूढ़े व्यक्ति थे और बहुत ज्यादा उनको चीजें समझ नहीं आती थी अच्छे से, तो बैजू जो था उनको चिढ़ाने लगा और कहता है बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो वो कहते हैं हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि देखिए बच्चों का टोला है, अब इतनी समझ नहीं है कि किसको क्या कहाँ पर कब कैसे बोलना है। तो फिर वो कहते हैं मूसन तिवारी ने तो हमें बेतहाशा खदेड़ दिया, यानी कि हमारे पीछे पड़ गए, हमको खदेड़ने लगे। और वो कहते हैं हम लोग तो बस अपने घर की ओर आंधी हो चले थे, आंधी हो चले थे, यानी कि अपने घर की ओर दौड़ पड़े थे। और फिर वो कहते हैं जब हम लोग न मिल सके तो मूसन तिवारी सीधे हमारी पाठशाला में चले गए। अब सारे बच्चे अपने अपने घरों की तरफ भागे तो मूसन तिवारी ने किसके पास जाना था? तो वो सीधे वो कहते हैं हमारी पाठशाला की तरफ वो चले गए और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी कि 4 लड़कों को वहां से भेजा कि हम लोगों को किसी तरह से पकड़ कर लाया जाए। वो कहते हैं इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जो मूसन तिवारी जी थे वो उनके गुरुजी थे और उनके जो 4 सिपाही आए हुए थे स्कूल से, तो वो कहते हैं वो हम पर टूट पड़े। वो कहते हैं बैजू तो 9-2-11 हो गया। जो बैजू था वो तो भाग गया, लेकिन लेखक कहते हैं कि हम पकड़े गए।
फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी कि बहुत अच्छे से हमें डांटा, हमें फटकारा। फिर ये सारी बात जो है जब बाबूजी ने सुनी, तो वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए और वो कहते हैं कि हमें गोद में उठाया और हमें पुचकारने लगे, फुसलाने लगे, और हम पर दुलार से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। हमने भी रोते-रोते उनका कंधा आँसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी, चिरौरी यानी कि दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना करके हमें घर ले चले। उन्होंने गुरुजी से चिरौरी की, विनती की, प्रार्थना की और वो लेखक को घर वापस ले गए। वो कहते हैं रास्ते में फिर से हमें अपने साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते गाते बहुत सारे गाने फिर से गाने लगे और खुश होने लगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी ज्यादा बदमाशियां, कितने सारे तमाशे भोलेनाथ ने अपने बचपन के दिनों में किए हैं। और इस पाठ का जुड़ा हुआ जिससे ये चैप्टर एक तरह से जिस खास घटना से इस पाठ का नाम माता का आंचल पड़ा हुआ है, उस खास घटना को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि पाठ अभी हमारा शेष है। जितना भी आज पढ़ा है उसे घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।